मुझे उम्मीद है कि देशभक्त कश्मीरियों की तकलीफ सुनने के बाद आपको भी काफी दुख हुआ होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इन देशभक्त कश्मीरियों की समस्याओं की असली वजह क्या है? आज हमने उस पर भी विश्लेषण करने की कोशिश की है। रोते बिलखते कश्मीर के सच्चे देशभक्तों की सबसे बड़ी मुसीबत है अलगाववादी, आतंकवादी, कुछ स्वार्थी नेता और देश के डिजाइनर पत्रकार। इन चारों ने मिलकर सच्चे देशभक्त कश्मीरियों की आवाज को कभी भी सामने नहीं आने दिया। हमने आपको बताया था कि कैसे कश्मीरियों की सहायता के नाम पर विदेशों से पैसा आ रहा है, जिस पर कट्टरपंथी और अलगाववादी नेता मौज कर रहे हैं और भारत में आतंकवादियों की सप्लाई वाली फैक्ट्री चला रहे हैं। अब ताज्जुब की बात यह है कि कश्मीर का वो हिस्सा जो सबसे ज्यादा आजादी का शोर मचाता है, वहां विकास के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। वो उन्हीं सुविधाओं के साथ जी रहे हैं जिनके साथ देश के बड़े बड़े शहरों में रहने वाले लोग जीते हैं। यानी आप में से ज्यादातर लोगों को जो सुविधाएं मिली हुई हैं, वही सुविधाएं इन लोगों के पास भी आज मौजूद हैं। लेकिन इन तमाम सुविधाओं के बावजूद कश्मीर के कुछ लोग पाकिस्तान की भक्ति करते हैं। यही वो लोग हैं जो हिंदुस्तान के लिए जान देने के लिए तैयार देशभक्त कश्मीरियों तक केंद्र सरकार की योजनाओं को पहुंचने नहीं देते, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो कश्मीर तरक्की करेगा और कश्मीर के देशभक्त प्रगति की राह पर आगे बढ़ जाएंगे। जाहिर है कश्मीर की तरक्की अलगाववादियों, भ्रष्ट नेताओं, पत्थरबाजों और डिजाइनर पत्रकारों के पाकिस्तान वाले एजेंडे को सूट नहीं करती। क्या आप यकीन करेंगे कि अपनी देशभक्ति के जज्बे से पूरे देश में कश्मीर को लेकर उम्मीद की रोशनी जगाने वाले इन लोगों के घरों में आज तक बिजली नहीं पहुंच सकी है, या फिर जानबूझकर पहुंचने ही नहीं दी गई है? शायद इसलिए क्योंकि इन लोगों की जुबान से भारत माता की जय की गूंज सुनाई देती है। हमारी भारत सरकार से ये गुजारिश है कि वो न सिर्फ इन लोगों की सुरक्षा पर ध्यान दे, बल्कि एक ऐसा सिस्टम तैयार करे जो अलगाववादियों और आतंकवादियों के गठजोड़ को खत्म करके कश्मीर के सच्चे देशभक्तों तक विकास और सुविधाओं की आजाद हवा पहुंचा सके। हमारे संवाददाता और हमारी टीम जब इस बार कश्मीर के अंदरूनी इलाकों तक गई तो हमें बहुत सारे ऐसे गांव मिले जहां अब तक बिजली नहीं पहुंची है, और इंटरनेट तो आप भूल ही जाइए, फोन की सुविधा तो आप भूल ही जाइए। यहां एक और जरूरी बात पर ध्यान देना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर को पैसा भेजने में कोई कमी बरती गई हो। हमने आंकड़ों के हिसाब से भी आज कुछ रिसर्च किया है। जो आंकड़े हमें मिले हैं उनके मुताबिक वर्ष 2013 और 14 में कश्मीर को केंद्र के विशेष सहायता के तहत 8,265 करोड़ रुपए दिए गए। साल 2014 और 15 में यह पैकेज बढ़कर 9,997 करोड़ हो गया। विशेष पैकेज के अलावा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पर अगर नजर डालें तो 2013 और 14 में जम्मू कश्मीर को इन योजनाओं के तहत 470 करोड़ रुपए मिले। 2014 और 15 में यही रकम बढ़ाकर 4,000 करोड़ रुपए कर दी गई, जबकि 2015 और 16 में यह रकम 6,000 करोड़ रुपए हो गई। और इस साल यानी 2016 और 17 में इसमें और भी ज्यादा इजाफा हुआ और यह रकम बढ़कर 8,876 करोड़ रुपए अब हो गई है। जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर देश हमेशा से गंभीर रहा है। इसको एक और आंकड़े के जरिए समझने की कोशिश करें तो केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के मुकाबले उसके पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश को सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के तहत वर्ष 2015 और 16 में सिर्फ 149 करोड़ रुपए ही दिए। बावजूद इसके हिमाचल प्रदेश के दूर दराज के इलाके तरक्की और सुविधाओं के मामले में कश्मीर की गुरेज घाटी से कहीं आगे है। यानी आंकड़े बताते हैं कि जम्मू कश्मीर को विकास के लिए केंद्र की तरफ से पैसे देने में कोई कमी नहीं रखी गई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यह पैसा कश्मीर के गुरेज जैसे इलाकों में रहने वाले लोगों तक कभी नहीं पहुंचा। सवाल यह है कि यह पैसा किसकी जेब में जा रहा है और वो कौन लोग हैं जो देशभक्त कश्मीरियों की प्रगति की राह में पत्थर फेंक रहे हैं। इन लोगों को पहचानने की और उनका इलाज करने की जरूरत है ताकि सच्चे कश्मीरियों को उनका हक मिल सके और वो गरीबी, मूलभूत संसाधनों की कमी और बेरोजगारी से आजाद हो सके। नवंबर 2015 में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए 80,000 करोड़ रुपए के स्पेशल पैकेज की घोषणा की थी। यह जम्मू कश्मीर के लिए दिया गया अब तक का सबसे बड़ा पैकेज है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इस पैसे से कश्मीर की सूरत जरूर बदलेगी। कश्मीर की वर्तमान समस्या को समझने के लिए हमें उसके इतिहास में जाना होगा। इसलिए आज डीएनए में हमने आपके लिए एक खास तरह के विश्लेषण की व्यवस्था की है।
आप इसे एक ज्ञानवर्धक टाइम मशीन भी कह सकते हैं, जिसके जरिए वक्त में पीछे जाने पर आप समझ जाएंगे कि कश्मीर की समस्या सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की देन है। हम चाहते हैं कि इस टाइम मशीन में हमारे साथ वो अलगाववादी और डिजाइनर पत्रकार भी सवार हो जाएं जो कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानने से इनकार करते हैं। और आप जानते हैं सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो ये है कि हमारे देश के ज्यादातर लोग, बुद्धिजीवी, एक्सपर्ट्स और आम जनता भी कश्मीर की समस्या को असल में समझती ही नहीं है। उसका बैकग्राउंड क्या है, पृष्ठभूमि क्या है, ये कब शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, इसके बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी ही नहीं है। इसलिए वो तमाम जानकारी आज हम आपको देंगे। जम्मू कश्मीर 2,22,236 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें से आधा, जी हां, इसमें से आधा यानी करीब 1,20,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका पाकिस्तान और चीन के कब्जे में है, जबकि बाकी का हिस्सा भारत के नियंत्रण में है। कश्मीर से जुड़ी समस्या की जड़ सन 1947 में है। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने अपने कबायली हमलावरों को कश्मीर पर कब्जा करने के लिए भेजा था। उस वक्त कश्मीर पर महाराजा हरि सिंह का शासन था। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के राजा हरि सिंह ने अपनी रियासत यानी जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के लिए विलय पत्र पर दस्तखत किए थे। यानी कश्मीर का भारत में विलय उसी तरह हुआ जैसे बाकी रियासतों का हुआ था, जो कि पूरी तरह से कानूनी और मान्यता प्राप्त था। लेकिन पाकिस्तान की मदद से कश्मीर में दाखिल हुए कबायली हमलावर पीछे नहीं हट रहे थे, इसलिए उन्हें खदेड़ने के लिए भारतीय सेना कश्मीर भेजी गई। वहां पर युद्ध हुआ, जंग हुई। 1 जनवरी 1948 को भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पहुंच गया और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से कश्मीर मामले का हल निकालने के लिए भारत ने अपील की। 13 अगस्त 1948 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कश्मीर विवाद पर एक प्रस्ताव पारित किया। यह प्रस्ताव समझना बहुत जरूरी है। इस प्रस्ताव में सिक्योरिटी काउंसिल ने जो बातें कही, उसे हर भारतीय नागरिक के साथ साथ कश्मीर के अलगाववादियों और हमारे देश के डिजाइनर पत्रकारों को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ये लोग बहुत आसानी से कश्मीर पर भारत के दावे को खारिज कर देते हैं। लेकिन हमारा दावा है कि इनमें से ज्यादातर ने यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन को नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि अगर इन लोगों ने इस दस्तावेज को ध्यान से पढ़ा होता तो ये कभी कश्मीर को आजाद करने की और वहां जनमत संग्रह कराने की या फिर कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिलाए जाने की आवाज नहीं उठा पाते। कश्मीर विवाद का हल निकालने के लिए बनाए गए यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान ने 13 अगस्त 1948 को अपने रेजोल्यूशन में साफ साफ कहा था कि पूरे जम्मू कश्मीर राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की है। पूरे जम्मू कश्मीर राज्य में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और चीन के कब्जे वाले इलाके भी शामिल हैं। इस रेजोल्यूशन में यह भी कहा गया था कि जम्मू कश्मीर राज्य की संप्रभुता पर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। इस रेजोल्यूशन में कहा गया था कि तथाकथित आजाद कश्मीर को कोई मान्यता नहीं दी जाएगी। लेकिन आज भी पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर को आजाद कश्मीर कहने से नहीं चूकता। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव में यह शर्त भी थी कि पाकिस्तान द्वारा कब्जे में ली गई जमीन को जम्मू कश्मीर के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन आज भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके में आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप्स चलाकर भारत और जम्मू कश्मीर राज्य को अस्थिर करने की कोशिशों में लगा हुआ है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन में इस बात का भी उल्लेख है कि उत्तरी कश्मीर में खाली कराए गए इलाके वापस जम्मू कश्मीर को सौंपे जाए और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की होगी। यह काम भी पाकिस्तान ने आज तक नहीं किया है। रेजोल्यूशन में कहा गया था कि भारत को इन इलाकों की सुरक्षा करने, घुसपैठियों को रोकने और व्यापारिक रास्तों की सुरक्षा करने का पूरा अधिकार होगा। इस प्रस्ताव में इस बात पर भी जोर दिया गया था कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के किसी भी मामले में दखल अंदाजी नहीं करेगा और उसे जनमत संग्रह पर अपनी बात रखने का भी कोई अधिकार नहीं होगा। इस रेजोल्यूशन की सबसे महत्वपूर्ण बात अब हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसे आज हर देशवासी, हर बुद्धिजीवी, हर अलगाववादी और हर डिजाइनर पत्रकार को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए।